नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आप देख रहे हैं ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। यूपी की सियासत को लेकर दिल्ली में हलचल तेज है क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम अचानक दिल्ली आ गए। योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंची। सीएम योगी और गृह मंत्री की शाह की मीटिंग करीब 1.5 घंटे चली। कल सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश पर दिल्ली में चल क्या रहा है? क्या ये ऑपरेशन यूपी 2022 की तैयारी हो रही है? या आप देख रहे हैं किस तरह से बैठकों का दौर पिछले 15 दिन से हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हलचल को लेकर लगातार हलचल बहुत तेज हो चुकी है। योगी शाह मुलाकात के वक्त अनुप्रिया पटेल भी मुलाकात के वक्त पहुंची और गृह मंत्री के आवास पर यह अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की बैठक लगभग 1.5 घंटे तक चली। इस वक्त ये बैठक खत्म हो चुकी है। अपडेट के लिए हम चलते हैं, हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रविंद्र हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं और लखनऊ से विशाल पांडे हमारे साथ हैं। रविंद्र, 1.5 घंटे बैठक चली, एजेंडा क्या रहा? मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन में बदलाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये मुलाकात, निकला क्या? देखिए, दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई और निकला क्या, ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि अभी किसी तरह का कोई बयान नहीं आया। लेकिन दो बातें जरूर स्पष्ट होनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ 4:10 यहाँ पहुँचे थे, 1.5 घंटे के बाद निकले हैं। 5 बजे अनुप्रिया यहाँ पटेल पहुँची और जो हमें जानकारी मिल रही है कि अनुप्रिया पटेल और शाह की अब बैठक शुरू हुई है। बीच में हो सकता है कि कुछ देर के लिए शाह योगी के साथ अनुप्रिया पटेल की भी बातचीत हुई होगी, लेकिन अमित शाह के साथ अनुप्रिया पटेल की अब बैठक जारी है। और इस योगी और शाह के बीच में जाहिर सी बात है 1.5 घंटे की बैठक में जो भी पीछे संगठन को लेकर कवायद चली है और आगे जो रणनीति बनाई जा रही है विधानसभा चुनाव की, उन सब पर चर्चा हुई है और संभावित जो मंत्रिमंडल है उसको लेकर भी बातचीत हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण एजेंडा ही था कि अमित शाह के साथ मिलकर बैठकर संगठन को कैसे एक साथ लेकर चलना है, क्योंकि अब जो जानकारी मिली अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है योगी को कि बहुत कम समय बचा है, चुनाव की तैयारी होनी चाहिए, रणनीति बननी चाहिए, संगठन की अहम भूमिका होती है। आप मुख्यमंत्री हैं, संगठन को साथ लेकर चलिए, जो विधायक है, जो जनप्रतिनिधि है, सबकी सुननी पड़ेगी और सबके बात को देखना पड़ेगा कि क्या उचित है और क्या काम करने लायक है। तो कहीं ना कहीं एक निर्देश भी दिया गया अमित शाह के द्वारा कि कम समय बचा है, आपको सबके साथ मिलकर चलना होगा। ये एक मूल मंत्र दिया गया, किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। नौकरशाहों के दम पर सरकार 4.5 साल क्या देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश की सियासत पर? हमारे साथ इस वक्त विशाल पांडे भी हैं लखनऊ से। विशाल, हम पिछले 15 दिनों से देख रहे हैं लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल जितिन प्रसाद की बीजेपी में एंट्री होती है, आज योगी आदित्यनाथ यहां दिल्ली पहुंच जाते हैं, गृह मंत्री से उनकी मुलाकात, अनुप्रिया पटेल की भी मुलाकात हो रही है। ये अलग अलग समुदायों को किसी तरह से साधने की कोशिश हो रही है और मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा तो क्या ऐसे चेहरों को शामिल करने की कवायद चल रही है कि सभी समुदायों को खुश कर दिया जाए और चुनाव जीतना आसान हो जाए बीजेपी के लिए? देखिए मीमांसा, बीजेपी को जो रिपोर्ट मिली है पंचायत चुनाव के बाद से, वो रिपोर्ट यही है कि ओबीसी और ब्राह्मण वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश का है वो थोड़ा नाराज हुआ है भारतीय जनता पार्टी से और इसीलिए आप देखिए बीजेपी की जो पूरी कोशिश है अब इसी बात को लेकर है, ओबीसी और ब्राह्मण वोट बैंक को कैसे अपने साथ बनाकर रखा जाए। और इसीलिए आप देखिए कल जितिन प्रसाद शामिल होते हैं, हालांकि उनका कोई इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है लेकिन फिर भी एक मैसेज देने की कोशिश है। तो दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल जो कि कुर्मी बिरादरी से आती हैं, अपना दल की नेता हैं और 2014 से ही वो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में उनकी बिरादरी के काफी वोटर्स हैं और एक अच्छी भूमिका वो लगातार निभाती रही हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्हें भी इग्नोर किया जाता रहा है। उनके पति उत्तर प्रदेश में मंत्री बनना चाहते थे आशीष पटेल, उनको पिछले विस्तार में यूपी में जगह नहीं मिल पाई थी और इस बार जब मोदी की दोबारा सरकार केंद्र में आती है तो अनुप्रिया पटेल को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो ओबीसी में कुर्मी वोट बैंक एक काफी महत्व रखता है उत्तर प्रदेश में
उसको भी साधने की कोशिश है। लेकिन इन सब के अलग अगर हम देखें, क्योंकि मैं पिछले 20 दिनों से इस पूरे डेवलपमेंट को बहुत करीब से देख रहा हूं और सभी जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबसे मेरी मुलाकात भी हो चुकी है। और अगर इस आधार पे मैं आपको बताऊं मीमांसा, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ ठीक नहीं है बीजेपी के अंदर फिलहाल, और इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास जो रिपोर्ट मिल रही थी उसमें तमाम तरह की विवाद, चाहे वो मंत्रियों की ना सुने जाने की बात हो, विधायक और सांसद अपनी शिकायत करते थे कि डीएम एसपी उनकी बात नहीं सुनते। अहम बात जो आपने विशाल की कि सब कुछ ठीक नहीं है बीजेपी में। और देखिए हमारे साथ इस वक्त मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा जी इस वक्त हैं, हमारे साथ उमाशंकर पांडे हैं, यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी को आप देख पा रहे हैं, बीएसपी समर्थक सतीश प्रकाश हमारे साथ हैं। मोहसिन रजा जी, ऑल इज वेल, ये एक संदेश देने की कोशिश पार्टी की ओर से बार बार हो रही है, लेकिन दिखाई दे रहा है ऑल इज नॉट वेल। हम देख रहे हैं लगातार बैठक पर बैठक, बीएल संतोष जाते हैं, वहां पर मुख्यमंत्री से अलग मुलाकात करते हैं, उप मुख्यमंत्री से बातचीत होती है, विधायकों से अलग बैठकें हो रही हैं, आज अब योगी आदित्यनाथ दिल्ली में पहुंच गए हैं। ऑल इज नॉट वेल। नहीं मीमांसा, ऑल इज वेल। और जिसको देश के लोगों की चिंता होती है वही संगठन रोज अलग अलग तरह से उनकी बैठकें होती रहती हैं। और आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल है, और सबसे बड़े दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती हैं। आप दिखा रहे हैं आप लोग टीवी पर, ठीक है, आप चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, आपको अधिकार है, आप कोई भी बात उठा सकते हैं, कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन और सारी चीज को लेकर हमारे यहाँ संगठन सेवा ही संगठन है के तर्ज पर हम काम कर रहे हैं। मोहसिन रजा जी, कुछ आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। हम कोशिश करते हैं कि एक बार फिर से हम आपका संपर्क साधें और एक बार फिर से ये जो प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको सॉर्ट आउट करें। और इस पर हम, मोहसिन रजा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं जी। आप बता रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर हम क्यों देख रहे हैं कि राज्य इकाई में असंतोष की खबरें लगातार आ रही हैं। जो वहां पर विधायक हैं, पार्टी के नेता हैं, वो खुद योगी सरकार की आलोचना करते रहे हैं कोविड मैनेजमेंट को लेकर। नहीं, देखिए मीमांसा, ये अपने आप में वही वाली बात है कि जैसे विपक्ष भ्रम पैदा करने की स्थिति करता है, क्योंकि विपक्ष के पास तो कोई एजेंडा था ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। बगैर एजेंडे के विपक्ष ने इतने दिन तक यहाँ हुकूमतें की और राजनीति की है, तो उनके पास तो नकारात्मक सोच के सिवा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ सही है। अगर हमारे किसी जनप्रतिनिधि ने किसी पर्टिकुलर कहना चाहिए किसी अधिकारी के खिलाफ या किसी और इश्यूज को लेकर बात उठाई है, तो वो उसका अधिकार है। कोई भी जनप्रतिनिधि होगा वो जनहित के लिए, जनता के लिए उन बातों को उठाएगा और उस बात को सही करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को भी अवगत कराएगा। तो ये अपने आप में ये हमारी खुद की अपनी जनता के हितों के लिए उठाई जाने वाली तमाम इश्यूज होते हैं, हम उठाते हैं और रोज इसी पर चर्चा। ये जिस चर्चा को लेकर आपने चर्चा शुरू की है, डिबेट शुरू की है, ये भी उसी का एक कहीं ना कहीं परिणाम है कि आप जब देखते हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा संगठन है 2014 से लेके आज तक, आप बताइए कि कब हम शांत बैठे हैं, कब हमारे कार्यकर्ता, कब हमारा संगठन आराम से बैठा है। हम दिन रात देश की चिंता और देश की अच्छी बेहतरी के लिए हम अलग अलग राज्यों में मीटिंग्स करते रहते हैं, हमारी बैठकें होती रहती हैं। उसी क्रम में कभी माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं दिल्ली, या वहां के मिनिस्टर्स हमारे यहाँ आते हैं उत्तर प्रदेश में, या अन्य राज्यों में संगठन के पदाधिकारी जाते हैं। तो इसको इस तरह से देखा जाए, सेवा ही संगठन है। हमारा जो मेन मूल मंत्र है, हम देश की सेवा में ज्यादा विश्वास रखते हैं, हम सत्ता और उसके लिए नहीं भागते हैं। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश के लोग सर्वोपरि हैं। चलिए मोहसिन रजा जी, आपका चेहरा नहीं यहाँ पर आ पा रहा है क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। मैं कोशिश करती हूँ कि ये हम ठीक कर लें और फिर मैं आपसे संपर्क कर कुछ और सवाल भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं, मनमुटाव की खबरें भी आ रही हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच मनमुटाव काफी चला। सोशल मीडिया में इसको लेकर काफी चर्चा गर्म रही। और इस वक्त आलोक मेहता जी हैं। आलोक मेहता जी, ये इनसाइड स्टोरी है क्या, चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए मीमांसा जी, आपके संवाददाता भी वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों के भी जो भी वहाँ पर प्रतिनिधि होते हैं, संवाददाता है, जो जिनसे आपका संपर्क होता है, ये
एक तरह से आपस में मतभिन्नता होना या शिकायत होना, इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा प्रदेश, ये स्वाभाविक है। बल्कि मैं तो मानता हूँ कि एक विद्रोह जैसा नहीं दिखाई देता ना, असंतोष हो सकता है। ये तो कैसे, ये ठीक है, रजा साहब तो नहीं कहेंगे कि भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं मानता हूँ कि देखिए, आप परिवार में भी यदि 5 परिवार में सदस्य हैं तो सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। कई बार होता है कि कोई कहेगा कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली है, मेरे भाई को ये मिली है, मेरी बहन को ये मिली है, या मुझे खाने में ये नहीं है। तो उस तरह से सही है कि वही बड़ी पार्टियों में मतभिन्नता है, उसको सॉल्व करने के लिए, और मैं ये मानूंगा, और ये मेरा ख्याल है सभी लोग जानते हैं कि जो ऐसी पार्टियां हैं, पहले कांग्रेस में भी था, या जो आज समाजवादी पार्टी भी, ऐसा तो नहीं है। अभी जूही सिंह जी बैठिए, क्या अखिलेश यादव आगे की तैयारी नहीं कर रहे होंगे? या नहीं करते हैं तो गड़बड़ होता है। जो पार्टियां बड़ी हैं उनको जिम्मेदारी से देखना होगा। आपको मंथन की जरूरत है। 6 महीने बाद चुनाव है, जनता के वापस उनके पास जाने में, और मैं मानता हूं कई मंत्री जो निकम्मे हैं या जिन पर गंभीर आरोप हैं, उनको या पब्लिकली नहीं भी आए हों, लेकिन एक शिकायत मिली है तो उनको हटाया जाए। उन विधायकों ने जो काम नहीं किया, उनके टिकट काटे जाने की तैयारी अभी से हो। क्योंकि रात को अचानक मीमांसा जी आपको या किसी को कह दिया जाए कि जाके चुनाव लड़ लीजिए, तो आप तो नहीं लड़ सकते ना, या पॉलिटिकल आप हो तब भी नहीं लड़ सकते, आप तो जर्नलिस्ट हैं। मेरा मानना है कि इसलिए दूरगामी रणनीति के तहत, कार्यक्रम के तहत काम करना चाहिए। ये हर पार्टी का है, और इस समय निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में गंभीर चुनौती है बीजेपी को। ये नहीं माना जाना चाहिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ये सही है, शिकायतें हैं, अधिकारियों को लेकर शिकायत है, वो मुख्य, लेकिन है सर्वोच्च स्तर पर नहीं है। देखिए, पहले क्या होता था कि लोग चीफ मिनिस्टर पर इतने गंभीर आरोप होते थे एक जमाने में, चाहे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे कई राज्यों में भी या केंद्र में भी, तो बाकायदा प्रधानमंत्री तक पर सीधे गंभीर आरोप व्यक्तिगत होते थे। आज ये स्थिति नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी पर भ्रष्टाचार के व्यक्तिगत आरोप हों। इसलिए, और वो भी एक तरह से पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, अपेक्षाएं ज्यादा है। ज्यादा ईमानदार बनने में भी आप पार्टी के सब लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते। आप ईमानदार रहिए, लेकिन उनकी सुनिए, यही तो संदेश है जो मेरा ख्याल है गृहमंत्री या प्रधानमंत्री बीजेपी के लिए बहुत सी चुनौतियां हैं, और इस पर मैं पहले टिप्पणी लूं। मोहसिन रजा जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले जूही सिंह, ये जो चुनौतियां हैं बीजेपी के लिए, क्या इन्हीं में आप अवसर तलाश रहे हैं? जूही सिंह जी, आपका शायद म्यूट है ऑडियो, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी, कोरोना काल में बहुत कुछ सहा है उत्तर प्रदेश ने। बहुत सारी मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई हैं। हमने 1.5 साल से कोई तैयारी नहीं की थी, बेड नहीं था, एम्बुलेंस नहीं थी, लोगों की शिकायतें हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी, आलोक मेहता जी कह रहे हैं पहली बार मंत्री बने हैं, सार्वजनिक रूप से पहली बार एक मुख्यमंत्री के खिलाफ या उनका ध्यान खींचने के लिए उनके सांसद, उनके एमएलए सार्वजनिक पटल पर चिट्ठियां लिख रहे हैं, तो ये एक संवादहीनता की स्थिति है जो मुख्यमंत्री बेहतर बता सकते हैं। ये कहना कि सब कुछ ठीक है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी बेहतर जानती होगी। पंचायत चुनाव जिसकी तैयारी बड़े जोर शोर से उन्होंने की, कहा कि हम बूथ पर हैं, सारे उनके बड़े नेता जमीन पर थे, उसमें एक करारी हार मिली है। शायद इसको वो चुनौती मान रहे हो। जहां तक योगी आदित्यनाथ की बात है, वो वैसे भी चुनावी सभाओं में व्यस्त रहते हैं, उत्तर प्रदेश को कम समय दे जाते हैं। भ्रष्टाचार अच्छा खासा पुष्पित पल्लवित हो रहा है। ये कहना कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं और व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, तो आलोक मेहता जी को बेहतर पता होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, किस तरह दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, किस तरह हम सीएमओ के रेफरल लेटर की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं ले पाए। पंचायत चुनाव कहा जा रहा था कि सरकार नहीं कराती है, इलेक्शन कमीशन कराती है, इसलिए हम रोक नहीं सकते। तो बड़े प्रश्न चिन्ह है। किसानों की ना आय दुगनी हुई, जो कहा गया था, कहा गया किसानों का कर्जा माफ होगा, वो भी बहुत, कहीं 2 रुपया कहीं 1 रुपया। आयुष कहा गया था, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री की बड़ी योजना, उसका भी कोई खास मदद उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं मिली। तो ये सब प्रश्न चिन्ह है। भर्तियां, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। एक वीडियो जारी होता है मुख्यमंत्री के हैंडल से, ईमानदार मुख्यमंत्री के हैंडल से, कि हमने एक नौकरी दे दी है जो कि भर्ती भी नहीं हुई। तो ये सब प्रक्रियाएं प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं और जनता तो प्रश्न पूछेगी।
जी, और चुनाव की तैयारियां करनी चाहिए, सभी करते हैं, लेकिन जनता के ठीक है जूही साहब, आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हो रही है मैं उस पर आऊंगी, लेकिन जो आपने आरोप लगाए हैं पहले उनका जवाब ले लेते हैं। मोहसिन रजा साहब, अगर विपक्ष देखिए सवाल उठाता है वो तो समझ में आता है, लेकिन अगर सरकार की पूरी जो क्रियाकलाप है उसका जो उसकी ओर से किया जा रहा है कोविड मैनेजमेंट के लिए, अगर खुद विधायक ही उस पर सवाल खड़े करते हैं और ये सोशल मीडिया में वो तमाम चिट्ठियां, वो तमाम शिकायतें सबने देखी हैं, वो कुछ छिपा नहीं है, चाहे वो आपके मंत्री रहे हो ब्रजेश पाठक, सीतापुर से जो विधायक है उन्होंने तो यहां तक कहा कि हम कुछ ज्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह, राजद्रोह हम पर लगा दिया जाएगा। अगर विधायक ये बात कह रहा है तो आम जनता आप पर कैसे भरोसा करे? देखिए, आपने कुछ एक दो नाम लिए, लेकिन आप ये मानकर चलें कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल है और बहुत बड़े दिल की पार्टी है। और जो भी आपने प्रश्न उठाए या जूही जी ने प्रश्न उठाए, जूही जी ने कहा हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन भ्रष्टाचार और गुंडाराज की जो प्रकाष्ठा थी उसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी रही है और उसको हद तक दुरुस्त करने का काम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में किया है। और ये देश की और प्रदेश की जनता जानती है और उत्तर प्रदेश रोल मॉडल बना हुआ है पूरे देश के अंदर। लेकिन जहां तक मेहता जी ने बात की है, मैं मान सकता हूं बहुत वरिष्ठ हमारे जर्नलिस्ट हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, सभी सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ बातें उन्होंने जो कही है वो सिर्फ एक कयासबाजियां हैं। कयास लगाना, जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि चौथा स्तंभ है, आपको पूरा इख्तियार है, पूरा राइट है कि आप प्रश्नों को उठाइए, हम जवाब देने के लिए बैठे। लेकिन जो आपने दो एक नाम लिए और आपने हमारी इतनी बड़ी सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जो सरकार अच्छे से काम कर रही है, पूरी प्रशंसा हो रही है, WHO इसी कोविड को लेकर दो बार उत्तर प्रदेश की प्रशंसा कर चुका है। तो ये हमने खुद से कहा है WHO को, हमारे प्रबंधन की, आदरणीय योगी जी के प्रबंधन की प्रशंसा हो रही है, मतलब विश्व लेवल पर हो रही है। लेकिन उसके बाद बार बार नकारात्मक राजनीति की जाए, बार बार लाशों पर राजनीति की जाए और बार बार वैक्सीन पर राजनीति की जाए। वैक्सीन मुफ्त देने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश को कर दी कि पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन लगेगी। आपके मुखिया कहते हैं कि वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो लगवाएंगे। वहीं आदरणीय मुलायम सिंह जी आपको कहीं ना कहीं संदेश देते हैं वैक्सीन लगाकर कि अब लगवा लीजिए, आपकी सरकार आने वाली नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, जवाब भी सामने है, ऐसा नहीं है। और हम जब दल है बड़ा, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो सवाल भी उठाएंगे या उठा के हमसे कहेंगे तो वो हमारे घर की बात है। तो ये कोई इधर उधर की बात नहीं है, ये इधर उधर की जो बातें हो रही हैं उन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। चलिए मोहसिन रजा जी, आप देखिए उमाशंकर पांडे जी जो कि कांग्रेस यूपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और वो भी, उनको मैं वक्त दे ही नहीं पाई अभी तक। उमाशंकर जी, अब आप ये बताइए कि कांग्रेस की रणनीति क्या है? हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस कहाँ खड़ी है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को पिछली बार पश्चिमी यूपी का प्रभारी बनाया गया, वो पार्टी छोड़कर चले गए। जितिन प्रसाद जो कि कोर टीम का सदस्य थे, ये पूरी राहुल ब्रिगेड और प्रियंका वाड्रा का साथ दे रहे थे, अब वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। और आपके अपनी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आप तो क्षेत्रीय दल हैं, संस्थागत पार्टी तो बीजेपी ही है। देखिए, जितिन प्रसाद जी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के लीडर रहे और आदरणीय राहुल गांधी जी ने उनको बढ़ाया। 2 बार वो यूनियन मिनिस्टर रहे, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, CWC के मेंबर रहे और अभी रिसेंटली वो वेस्ट बंगाल के इंचार्ज। ऐसी स्थिति में कोई पार्टी छोड़ के जाए और वो पार्टी के ऊपर आरोप लगाए तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर बात नहीं है। अगर कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो वो उस पार्टी में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए इस तरीके की तमाम अनर्गल बातें करता है, तमाम तरीके का प्रलाप करता है। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देख लीजिए, देखिए ये हारे हुए खिलाड़ी थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब अपना पार्लियामेंट का चुनाव हार गए, जितिन प्रसाद जी जब अपने 3 लगातार चुनाव हार गए, यहाँ तक कि इस बार के पंचायत चुनाव में वो अपनी भाभी को पंचायत चुनाव भी नहीं जितवा पाए। तो हार की निराशा और बढ़ती हुई लोकप्रियता से भयभीत इन लोगों ने सत्ता की मलाई और सत्ता ही मेवा है का सिद्धांत अपनाते हुए दूसरी पार्टी का दामन थामा है। लेकिन जनता बड़ी समझदार है। आपने देखा वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, तमाम सारे पार्टी के दिग्गज नेता तृणमूल कांग्रेस के वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पराजय पूरे देश ने देखा है। मैं बात करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तैयारी। कांग्रेस पार्टी लगातार, मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 30 सालों में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने इस कदर मेहनत की है कि
प्रदेश से लेके न्याय पंचायत से लेके चलिए ग्राम पंचायत। उमाशंकर जी, आपके इसमें ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको ठीक कर लेते हैं और इस बीच मैं एक रिएक्शन सतीश प्रकाश जी का भी ले लेती हूं। सतीश प्रकाश जी, ऑपरेशन यूपी 2022 उसका हम देख रहे हैं ब्लूप्रिंट की तैयारी बीजेपी ने कर दी है, आपकी क्या तैयारी है? नहीं देखिए मीमांसा जी, अगर आप ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर के देखेंगे, जिससे इस राजनीतिक हार से जो राजनीतिक हताशा बीजेपी के ऊपर हावी है, जहां तमाम बीजेपी दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई दे रही है, एक योगी जी की बीजेपी, एक मोदी जी की बीजेपी। अगर ग्राम पंचायत के चुनाव का परिणाम देखेंगे तो 53% उत्तर प्रदेश में जो प्रधान पद जीतने वाली वो बहुजन समाज पार्टी है। 48% जिला पंचायत जीते हैं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी। चल छोड़िए इस बात को, देखिए मुद्दा ये नहीं है, ये पिछले विधानसभा चुनाव का भी तो रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए ना फिर साथ ही साथ। जी मैं सुन नहीं पाया। मैंने कहा आपने ये रिपोर्ट कार्ड तो दे दिया, विधानसभा चुनाव जो पिछले रहे उसमें बीएसपी का प्रदर्शन कैसा था वो भी तो याद कर लीजिए। जी राजनीति में कुछ अस्थायी नहीं होता, यही बीजेपी 53 सीटों में भी उत्तर प्रदेश में रही है। 4 बार अकेले दम पर बहुजन समाज पार्टी ने इसी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। आप ये नहीं कह सकते, एक पूर्ण बहुमत की सरकार जो बीजेपी की आई, उत्तर प्रदेश की जनता ने उसके ऊपर विश्वास जगाया, लेकिन 4.5 साल में एक पूर्ण बहुमत सरकार का यह असर होगा। अगर आप पूरा महामारी काल में देखेंगे, लोगों के पास दवाइयां नहीं थी, हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं थी, और इसके जिम्मेदार सिर्फ योगी जी नहीं है, कहीं ना कहीं केंद्र में मोदी जी भी है। मोदी जी भी उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट से आते हैं। देखिए इस पूरे चुनावी मंथन में एक बीजेपी धड़े को 2022 की चिंता है। सतीश प्रकाश जी, क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी बनती है, विपक्षी दलों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आप तीन काम आप भी गिना दीजिए ना विपक्षी दल, आपने जनता के लिए क्या किया? तो हालात है, योगी जी केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ रुपए का 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल बजट मांगे ना। हमने मांगा था जब हमारी सरकार आई 80,000 करोड़ रुपए। हमने तब की तत्कालीन सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, हमने बताया कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो मेडिकल की व्यवस्था हो, चाहे वो एजुकेशन की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की व्यवस्था हो, आज भी जरूरत है। योगी जी नहीं मांगेंगे, उनके हित में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता का हित नहीं है। ठीक है, मोहसिन रजा आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। मोहसिन रजा जी जवाब दीजिए। आपने पूछा कि आप अपने कोई 3 काम गिना दीजिए, तो भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा तो इन्हीं की सरकार में हुई है। भ्रष्टाचार के तो जननी है बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में। और जहां तक बात आपको मैं इनको बताना चाहता हूं, गरीबों के सर पे छत देने का काम आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत किया। और 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम फ्री में ऐसे कोरोना काल में कोई भूखा न सोए, उनको राशन देने का काम नवंबर तक, दीपावली तक आदरणीय मोदी जी ने किया है। ये लोग तो खाली अब बातें कर रहे हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं रह गया है। सतीश जी, घर में बैठ के ऐसे एजेंडे चलाने से कुछ नहीं मिलने वाला। आप सब लोग लुप्त हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और ये जो हमारी बैठकें हो रही हैं, जिस पर चर्चा हो रही है, ये साफ दर्शाती है कि हमें देश के लोगों की चिंता है। के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, उससे पहले एक रिएक्शन उनका भी ले लेती हूँ मैं। जनता के लूटे हुए पैसे पर। ठीक है, के शर्मा जी, ये देखिए मनमुटाव की खबरें आ रही हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच। जो राज्य इकाई के जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो नाराज हैं योगी आदित्यनाथ से। कोई भी चुनाव जीतने के लिए एकजुटता ये सबसे जरूरी होती है, लेकिन वो इस वक्त बीजेपी में नजर नहीं आ रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य है आपके इस प्रश्न पर। आप ही कह रही हैं कि मैंने अपने मीडिया सोर्सेज से कि मनमुटाव है, और फिर मुलाकात भी हो रही है। बड़ी आश्चर्य, बिल्कुल उल्टी गंगा बहा रही हैं आप तो। मनमुटाव होता तो वो वहां होते, ये यहाँ होते, फिर मुलाकात किस बात का है? संवाद इसलिए एक जीवंत संगठन में स्वाभाविक रूप से संवाद होता है। आगे चुनाव है, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, अभी कोरोना काल से हम बाहर निकले हैं, आगे तमाम तरह के कार्यक्रम भी करने हैं। तो इसके लिए यदि राज्य नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व से मिलता है, बातचीत करता है, विचार विमर्श करता है, आगे की योजनाओं को बनाता है, तो आप इसका नाम ये अच्छा के शर्मा जी, मुटाव है।
अच्छा, ये बता क्या दीजिए आश्चर्य इन लगता है आपकी बैठकों के बात? बाद अब हम क्या देखने वाले हैं? मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, संगठन में बदलाव होने वाला है, बहुत ही संक्षेप में। देखिए, ये तो भविष्य के घर में बहुत सारी चीजें, अभी भविष्यवाणी का काम हम प्रवक्ताओं के जिम्मे में थोड़ी ना होता है। हम भविष्यवाणी करने के लिए नहीं बने हैं। हम जो बने हैं, आपको जो परिस्थिति है उसका आपको विश्लेषण कर सकते हैं, और जो घटनाक्रम है आप बिल्कुल, अभी आपने 1.5 घंटे की चर्चा माननीय गृह मंत्री जी के साथ सीएम साहब की हुई है, और उसमें तमाम जो है विषयों पर जो है चर्चा हुई, जो राज्य के विषय हैं, जो आगे के कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, और इसको लेके वो जो है कल माननीय पीएम साहब से भी मिलेंगे और माननीय उनसे भी मिलेंगे, जैसा आप सूचना दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये मुलाकातों का आशय इससे नहीं होता है। एक अच्छे संगठन की यही एक पहचान है कि उसमें समय समय पर उसकी कार्यों की समीक्षा, बातचीत हो। हम कांग्रेस थोड़ी ना है कि ऐसे चलता है कि एक परिवार ऑर्डर डाल दिया, उसके हालात देख रहे हैं आप क्या हो रहे हैं। चलिए के शर्मा जी, देखिए जनता सब देखती है और सब समझती है, और वो मुहर जो है, अगर अच्छा काम किया है तो वो मुहर भी जनता ही लगाएगी। तो हमें इंतजार करना होगा चुनावों का और चुनावों के नतीजों का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक अपडेट ले लेते हैं इससे पहले कि ब्रेक पर जाएं। विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल, लखनऊ की सियासत यहां पर दिल्ली के दरबार में पहुंची हुई है, अब निकल क्या रहा है और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्या होने वाला है? देखिए मीमांसा, आज 1.5 घंटे जो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच बैठक चली है, उसमें आगे की रणनीति पर ही चर्चा हुई है। और एक बड़ी बात यह है जो हमें यूपी से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि सामंजस्य कैसे बैठाया जाए, जो तमाम लोग एक दूसरे के विरोध में हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर कैसे आगे की रणनीति तैयार की जाए, क्योंकि 22 के चुनाव में वक्त कम बचा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी, जेपी नड्डा से भी मिलेंगे, और इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के डिप्टी सीएम है, वो प्रयागराज से लखनऊ पहुंचे हैं, और यहाँ पर फिलहाल उनका 1-2 दिन का कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर आप ये देखेंगे मीमांसा, बीजेपी की फिलहाल कोशिश यही है कि जो पिछले 10-15 दिनों में चर्चाएं आई हैं, जिस तरह की खबरें आई हैं, उन पर कैसे विराम लगाया जाए और 22 की रणनीति कैसे तैयार की जाए। क्योंकि जब पार्टी के अंदर ही तमाम विधायक सांसद चिट्ठियां लिखते हैं, मोहसिन रजा जी कह रहे थे कि मात्र 1-2 विधायक हैं, मेरे ख्याल से मोहसिन रजा को हमसे ज्यादा बेहतर पता होगा कितने विधायकों ने और सांसदों ने इस दौरान चिट्ठियां लिखी थी। तो इसलिए जो तमाम चीजें आई थी उसका संज्ञान बीजेपी ने लिया, और उसके बाद ही तमाम बैठकें हुई हैं ताकि एक सामंजस्य बैठाया जाए, एक आपस में मिलजुल कर ये लोग आगे चुनाव के लिए निकलें। जी विशाल, राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, और दरअसल 2022 में जो होगा वहीं से द्वार खुलेगा 2024 में जो आगे लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और इसीलिए ये राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। एक छोटे से ब्रेक करें, यहाँ पर रुक रहे हैं, आप देख रहे थे ताल ठोक के स्पेशल एडिशन। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं और खबरें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.